स्वागत है। आज हम ज़रा गहराई में उतर रहे हैं भारत की मिट्टियों के बारे में बात करने के लिए। हमारे पास ये दस्तावेज है भारत की मिट्टियों PDF। मिट्टी मतलब सिर्फ धूल या गंदगी नहीं, ये तो वो मिश्रण है खनिजों का, जैविक चीज़ों का, जो धरती की सतह पर बनता है और बनने में लगते हैं हजारों साल। सही कहा, ये हमारे जीवन का, हमारी खेती का आधार है। हाँ, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, उसने भारत में 8 मुख्य तरह की मिट्टियां पहचानी हैं। जी, आज हम उनमें से कुछ खास मिट्टियों पर बात करेंगे। देखते हैं कि ये भारत की जबरदस्त विविधता को कैसे दिखाती हैं। तो शुरुआत करें सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी से। हाँ, जलोढ़ मिट्टी से करते हैं, अलूवियल सॉइल। ये भारत के लगभग 46% हिस्से पर फैली है, खासकर वो जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है और तटीय इलाके भी। और ये बनी है उन नदियों से जो हिमालय से गाद बहाकर लाती हैं, इसीलिए ये इतनी उपजाऊ होती है। अच्छा, बल्कि आप देखिए, भारत की करीब 40% आबादी का पोषण यही मिट्टी करती है। ये आंकड़ा ही इसकी अहमियत बताता है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसकी उर्वरता, पानी रोकने की क्षमता, खेती के लिए खासकर जहां सिंचाई है, यह आदर्श है। इसमें भी वो 2 तरह की होती है ना, खादर और बांगर। हाँ बिल्कुल, खादर है नई जलोढ़ जो नदियों के पास मिलती है, ज्यादा उपजाऊ, और बांगर है पुरानी जलोढ़, थोड़ी ऊंचाई पर, जिसमें कभी कभी कंकड़ भी मिलते हैं। अच्छा, पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटाश और फास्फोरिक एसिड तो काफी होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ वो जरा कम होते हैं। फिर भी गन्ना, चावल, गेहूं, दालें, ये सब खूब उगता है इसमें। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब इन मैदानों से थोड़ा हटकर दक्कन के पठार की तरफ चलते हैं। वहां का नजारा बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां मिलती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसे रेग्यूर मिट्टी भी कहते हैं, और काली कपास मिट्टी भी। बिल्कुल, क्योंकि कपास के लिए लाजवाब है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ज्यादा है, देश का करीब 15% हिस्सा। इसकी खासियत क्या है रंग के अलावा? इसकी सबसे बड़ी खासियत है नमी सोखने की जबरदस्त क्षमता। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, फैलती है। अच्छा, और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, ऐसा लगता है जैसे खेत में हल चला दिया हो। बिल्कुल, इसीलिए इसे स्वतः जुताई या सेल्फ प्लाविंग वाली मिट्टी कहते हैं। ये दरारें हवा को अंदर तक पहुंचाती हैं, जो मिट्टी के लिए अच्छा है। कमाल है। इसमें पोषक तत्व कैसे होते हैं? इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटैश ये सब तो भरपूर हैं। लेकिन फिर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ इसमें भी कम होते हैं। समझ गया। अब एक और रंग की मिट्टी की बात करते हैं, लाल और पीली मिट्टी। जी, रेड एंड येलो सॉइल। ये देश के करीब 18.5% हिस्से पर है, खासकर प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों में। इसका लाल रंग क्यों होता है? ये होता है इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड की वजह से। क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक चट्टानों पर बनती है ये। और पीली कब दिखती है? जब इसमें पानी मिलता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो ये पीली सी दिखने लगती है। अच्छा, ये ज्यादातर कम बारिश वाले इलाकों में मिलती है ना? हाँ, और इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है। मतलब स्वाभाविक रूप से ये बहुत उपजाऊ नहीं होती। तो फिर इसमें फसलें कैसे उगती हैं? देखिए, अगर सिंचाई की सुविधा हो तो इसमें भी गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, बाजरा, आलू ये सब उगाया जा सकता है। इसकी बनावट भी बदलती रहती है, कहीं रेतीली तो कहीं दोमट। ठीक है, अब एक और अनोखी मिट्टी का जिक्र करते हैं, लेटेराइट मिट्टी। हाँ, लेटेराइट। ये थोड़ी अलग तरह से बनती है। कैसे? ये उन इलाकों में बनती है जहां तापमान भी ज्यादा रहता है और बारिश भी बहुत भारी होती है, और मौसम बारी बारी से गीला और सूखा होता है। अच्छा, मतलब मॉनसून वाले इलाके। हाँ, कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में, जिसे लीचिंग कहते हैं, बारिश का पानी मिट्टी के सिलिका और चूने जैसे तत्वों को बहा ले जाता है। तो बचता क्या है? बच जाते हैं लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। इसीलिए ये मिट्टी अक्सर लाल होती है और ज्यादा उपजाऊ नहीं रह जाती। तो फिर इसका क्या उपयोग है? ये भारत के करीब 3.7% भाग में ही है शायद। हाँ, क्षेत्रफल कम है, लेकिन ये चाय, कॉफी, रबर, काजू ऐसी बागानी फसलों के लिए काफी अच्छी साबित होती है। अच्छा, और मैंने सुना है ये सूखने पर बहुत सख्त हो जाती है। बिल्कुल, इतनी सख्त कि ईंट जैसी हो जाती है।
इसीलिए दक्षिण भारत में इसे मकान बनाने के लिए मतलब निर्माण सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे लोग स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक है रेगिस्तानी मिट्टी, नाम से ही लगता है कि ये सूखे इलाकों की होगी। हाँ बिल्कुल, ये आपको मिलेगी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब में भी, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं। और ये दिखने में कैसी होती है? रेतीली। हाँ, ज्यादातर रेतीली। और इसमें जाहिर नमी ज्यादा देर टिकती नहीं, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन ये भी कम होते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इसमें घुलनशील नमक वो ज्यादा हो सकता है। ओह अच्छा, नमक ज्यादा। तो फिर यहाँ फसलें कैसी उगती हैं? हाँ, तो यहाँ ज्यादातर वो फसलें लगती हैं जिन्हें पानी कम चाहिए, जैसे बाजरा है, दालें हैं, ग्वार है। लेकिन आपने कहा नमक ज्यादा होता है और पानी कम, तो ये खेती के लिए तो काफी मुश्किल हुआ ना? मुश्किल तो है, बिल्कुल है, पर देखिए जहां सिंचाई की सुविधा हुई है, जैसे इंदिरा गांधी नहराई पश्चिमी राजस्थान में, हाँ, वहाँ खेती का नजारा काफी बदला है। तो तकनीक से हम प्रकृति की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैसे ये रेगिस्तानी मिट्टी भारत की कुल जमीन का लगभग 4.4% हिस्सा है। अच्छा, 4.4%। ठीक है, अब रेगिस्तान से चलते हैं पहाड़ों की तरफ। पर्वतीय मिट्टी ये कहाँ मिलती है? हिमालय में तो होगी ही। हाँ, हिमालय में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दूसरी पहाड़ी जगहों पर। अब देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसमें ह्यूमस मतलब वो सड़े गले पत्तों वाला जैविक पदार्थ, वो काफी होता है। हाँ, पहाड़ों पर पत्ते वगैरह तो बहुत होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद ये मिट्टी अक्सर अम्लीय होती है, एसिडिक। अरे, ह्यूमस ज्यादा फिर भी अम्लीय, ये कैसे? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमस ज्यादा हो तो मिट्टी एकदम बढ़िया हो। पर्वतीय मिट्टी में अक्सर पोटैश, फास्फोरस, चूना इन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अच्छा। और इसका रंग भी लोहे के ऑक्साइड्स की वजह से भूरा या हल्का लाल जैसा हो सकता है। और हाँ, ढलानों पर होती है तो मिट्टी की परत कहीं मोटी, कहीं बहुत पतली भी मिलती है। समझ गए। अच्छा, अब एक और किस्म की मिट्टी है जिसके नाम बड़े अजीब से हैं, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। रे, कल्लर, ऊसर, ये नाम सुनकर ही लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। लवणीय मतलब जिसमें नमक ज्यादा हो, और क्षारीय मतलब एल्कलाइन। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट जैसे नमक बहुत ज्यादा होते हैं। पर ये नमक आता कहाँ से है? सतह पर होता यह है कि पानी के साथ ये नमक जमीन के नीचे से ऊपर सतह की तरफ खींचाते हैं, जैसे दिए की बाती तेल खींचती है ना। हाँ, केशिकत्व क्रिया कहते हैं शायद इसे। बिल्कुल, केशिकत्व क्रिया। तो जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो सतह पर नमक की एक सफेद परत सी जम जाती है। बाप रे, फिर तो वो जमीन खेती के लायक नहीं रहती होगी। बिल्कुल, वो मिट्टी खेती के लिए अनुपजाऊ मतलब बंजर हो जाती है। तो क्या ऐसी जमीन हमेशा के लिए बेकार? इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, उम्मीद है। स्रोत बताते हैं कि जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट, उसका इस्तेमाल करके। अच्छा, जिप्सम। हाँ, और खेत में पानी भरकर उस अतिरिक्त नमक को बहा देने से, जिसे लीचिंग या निक्षालन कहते हैं, इस मिट्टी को सुधारा जा सकता है। और ये मिलती कहाँ है ज्यादातर? ये ज्यादातर उन शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में मिलती है जहां पानी का निकास ठीक नहीं होता, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में। ठीक है। और आखिर में स्रोत में पीट युक्त और दलदली मिट्टी का भी जिक्र है। पीट मतलब ऑर्गेनिक मैटर? हाँ, पीट मतलब बहुत ज्यादा जैविक पदार्थ। ये मिट्टी उन इलाकों में मिलती है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और हवा में नमी भी काफी रहती है। जैसे केरल के कुछ जिले हैं, कोट्टायम, अलप्पुझा और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, सुंदरबन। हाँ, इनमें जैविक पदार्थ, जैसा मैंने कहा, ठूस ठूस कर भरा होता है। इसलिए रंग गहरा काला, भारी होती है ये मिट्टी, और अक्सर काफी अम्लीय भी। लेकिन इसमें भी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जैविक पदार्थ ज्यादा होने के बावजूद इसमें भी फॉस्फेट और पोटैश जैसे जरूरी तत्व कम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में मिट्टी की जबरदस्त विविधता है। मतलब हर कुछ किलोमीटर पर मिट्टी बदल सकती है। एकदम।